हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे अबाउट बैंड थ्योरी। बैंड गैप के बारे में आप फेमिलियर हैं। आप स्टडी कर चुके हैं अबाउट कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो इनमें क्या डिफरेंस है कि कंडक्टर्स में अगर हम बैंड गैप देखें तो कंडक्टर के केस में बैंड गैप क्या है, ज़ीरो है। अगर हम वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप देखें। इसी तरह अगर हम सेमी कंडक्टर की बात करें तो सेमी कंडक्टर के केस में ये बैंड गैप बहुत स्मॉल है, विच इज़ अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज। और अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर्स के केस में ये बैंड गैप बहुत लार्ज है, विच इज़ ग्रेटर देन अबाउट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम किसी मटेरियल की अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो सॉलिड्स में कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी कि उस मटेरियल में बैंड गैप कितना है। तो किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी स्टडी करने के लिए हमें उसके बैंड्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि बैंड थ्योरी में डिफरेंट मॉडल दिए गए जिसके थ्रू सॉलिड्स में बैंड गैप को एक्सप्लेन किया गया। तो फर्स्ट साइंटिस्ट थे ड्रूड, जिन्होंने 1900 में फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी दी थी, जिसके थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सॉलिड्स में कंडक्टिविटी किस तरह वेरी करती है। तो उन्होंने बताया फर्स्ट, अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स की बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था हीट कैपेसिटी को, थर्मल कंडक्टिविटी को, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को। तो आप ये देखिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है। फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रूड साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी दी। उन्होंने बताया कि सॉलिड्स में अगर हम देखें कि एटम्स क्या हैं, एटम्स एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड हैं। तो अगर हम एक सिंगल एटम की बात करें तो एटम में क्या है, एटम के पास एक पॉजिटिव कोर है जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। क्लियर। अगर हम फॉर एग्जांपल सोडियम का एक एग्जांपल ले लें तो सोडियम के केस में, सोडियम का अगर एग्जांपल कंसीडर करें तो सोडियम के केस में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाए अगर, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सोडियम में, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर इन इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाए इनके शेल्स में तो ये फिलिंग किस तरह से होती है, 1s2, 2s2, 2p6 एंड लास्ट इज़ 3s1। तो अगर हम यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन को देखें तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, टाइटली बाउंड है टू द न्यूक्लियस, और एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ड्रूड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स में कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी कि उस पर फ्री इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगी। अब ये केस किसका है, एक सिंगल एटम का। अगर हम कंप्लीट सॉलिड की बात करें तो वहाँ नंबर ऑफ सोडियम एटम्स होंगे। मींस अगर हम किसी भी आर्बिट्रेरी मेटल की बात करें कि तो अगर यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है और अगर हम इसमें n नंबर ऑफ एटम्स कंसीडर करें तो वहाँ कितने होंगे, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उन्होंने ये बताया कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन गैस की तरह है। जिस तरह से अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो उन्होंने सॉलिड्स में कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए उसे एक आइडियल गैस के साथ कंपेयर किया, और उन्होंने बताया कि सपोज ये पॉजिटिव आयन कोर्स हैं और इन पॉजिटिव आयन कोर्स के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर सॉलिड में जो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये कम्प्लीटली फ्री है, कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ इन्फ्लुएंस में नहीं है। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से उस मटेरियल की क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी। तो जिस भी मटेरियल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री वैलेंस होंगे, मींस जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं कि सपोज लास्ट शेल P है तो P की कैपेसिटी 6 की है, बट अगर उसमें 2 फिल है तो लास्ट फील्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो उस पर्टिकुलर मटेरियल में उतने ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो उसकी कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर। तो अब उन्होंने ये बताया कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स ये पॉजिटिव कोर्स हैं और इन पॉजिटिव कोर्स में जो एक अगर पर्टिकुलर एटम की बात करें, सपोज अगर हम यही केस ले लें तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है। अब जो यहाँ का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये कम्प्लीटली फ्री है कि ये सॉलिड में कहीं पर भी मूव कर सकता है। क्लियर। बट अगर हम
सॉलिड का सरफेस देखें तो सॉलिड की बाउंड्री है, सपोज हमने कोई भी स्ट्रक्चर लिया, सपोज अगर हम ये पेन की बात करें तो पेन भी क्या है, एक सॉलिड फॉर्म है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो सकता, क्योंकि इस सॉलिड की बाउंड्री भी है, सरफेस पर तो ये बाउंड होगा। मींस ये इलेक्ट्रॉन, अगर हम सॉलिड की सरफेस की बात करें तो ये विद इन सॉलिड ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एक तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये कहीं पर भी मूव हो सकता है। तो ड्रूड ने इस तरह से एक्सप्लेन किया कि अगर हम इस तरह से पॉजिटिव आयन कोर्स रिप्रेजेंट करें और इसे डार्क तरह शेड कर दें, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस आयन का ये जो इस पर्टिकुलर एटम का जो ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये पूरे सॉलिड में कहीं पर भी मूव कर सकता है और ये टोटली फ्री है, इसका इन पॉजिटिव कोर्स के साथ कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो उन्होंने इस कंसेप्ट को बेस बनाकर उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया, लाइक हीट कैपेसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बट इसके बाद भी इस फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की बहुत सी डिसएडवांटेजेस थी। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो ये मटेरियल्स में कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों है कि मटेरियल्स जो हम कंसीडर कर रहे हैं, अगर वहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली फ्री हैं तो इनकी कंडक्टिविटी डिफरेंट कैसे है, और हम इन्हें किस तरह कैटेगराइज करें कि ये क्या है, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल है। इसी तरह अगर उन्होंने फ्री इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया तो जिसमें जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, तो वो इस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जैसे अगर हम बेरिलियम और कैडमियम की बात करें तो यहाँ डाईवेलेंट मेटल्स हैं, मींस या एल्युमिनियम और इसकी बात करें इंडियम की तो इसमें ट्राईवेलेंट मेटल्स हैं। तो यहाँ पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, 3 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, तो ये गुड कंडक्टर होने चाहिए थे और कंडक्टिविटी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। बट जब अगर हम इसे स्टडी करें तो ये पाया गया कि मोनोवेलेंट जो मेटल्स हैं लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये क्या है, गुड कंडक्टर हैं, जबकि डाईवेलेंट या ट्राईवेलेंट मेटल्स क्या है, गुड कंडक्टर्स नहीं हैं। कि इन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बहुत कम है, उसके बावजूद भी इन इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टिविटी क्या है सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, इन मेटल्स की कंडक्टिविटी क्या है, ये क्या है, गुड कंडक्टर्स हैं। जबकि जिन मटेरियल्स में या जिन मेटल्स में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, उन मेटल्स की कंडक्टिविटी लेस है। तो वो इस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके बाद फर्मी सरफेस इन जनरल क्या है, इसने एक्सप्लेन किया कि नॉन स्फेरिकल है। बट अगर हम थ्योरी से एक्सप्लेन करें तो ये क्या होना चाहिए, स्फेरिकल शेप होनी चाहिए। इसी के साथ आप फर्दर होल इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और ये होल इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो मेन फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की डिसएडवांटेजेस कहाँ थी कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने मेटल्स को एक्सप्लेन करने के लिए जिस कंसेप्ट का यूज़ किया वो बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म थी। उसने इस तरह बताया कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव आयन कोर के इन्फ्लुएंस में नहीं है, ये क्या है, कम्प्लीटली फ्री है, कि इन आयन कोर्स का इस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। इसी के साथ अगर हम नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो उन नंबर ऑफ एटम्स में n नंबर ऑफ सपोज n नंबर ऑफ एटम्स हैं और हर एक के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इट मीन्स इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो उनकी आपस में स्कैटरिंग भी होगी, इंटरेक्शन होगी। तो इन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन को भी इग्नोर किया गया और इन पॉजिटिव आयन कोर्स का इन्फ्लुएंस भी इलेक्ट्रॉन पर निगलेक्ट किया गया। क्यों? क्योंकि आप देखिए ये पॉजिटिव कोर है, ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हैं। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, दिस इज Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के केस में ये इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन विद इन बाउंड्री ऑफ दैट सॉलिड। तो इट मीन्स कि ये पॉजिटिव आयन कोर के इन्फ्लुएंस में रहेगा और उस पर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी कुछ ना कुछ। तो अगर हम यहाँ पुट करें तो प्लस ZE इंटू में माइनस E ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। मींस इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव आयन कोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी जिसे कम्प्लीटली इग्नोर किया गया। तो ये डिसएडवांटेज थी जिसके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी
कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स या हेमी कंडक्टर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, और ये कुछ और फेलियर्स हैं जिन पॉइंट्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसी के साथ अगर हम क्रिस्टल्स की बात करें तो क्रिस्टल्स या इस तरह बात करें कि जहाँ एटम्स क्या हैं पीरियोडिकली अरेंज्ड हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए कि अगर ये लेटिस पॉइंट्स शो किए हैं और इस पर एटम्स प्लेस किए जाएँ तो आप यहाँ देखिए ये एटम क्या है पीरियोडिकली अरेंज है। अगर ये पीरियोडिकली अरेंज है तो इनके कारण कुछ पोटेंशियल भी होगा इलेक्ट्रॉन्स पर। इस पीरियोडिसिटी को भी क्या किया गया, इग्नोर किया गया, और उन्होंने बोला कि जो पीरियोडिक पोटेंशियल है ये क्या है, इनफाइनाइट टाइम्स तक है। बट अगर हम सरफेस देखें कि सपोज आप देखिए हमने ये एक्सप्लेन किया कि पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, दिस इज -ZE² ओवर 4πε0r। नेगेटिव पोटेंशियल मीन्स जो अट्रैक्शन होगी चार्जेस के बीच में वो क्या होगी, मीन्स जो इंटरेक्शन होगी वो इंटरेक्शन कैसी है, अट्रैक्टिव है। क्लियर। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इंडिकेट करती है, इट मीन्स पॉजिटिव आयन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगी, इंटरेक्शन क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। तो अब ये जो इसके बीच में अट्रैक्शन या ये पोटेंशियल एनर्जी है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने बोला कि ये पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट तक है। बट सॉलिड की का सरफेस भी होगा और उसकी बाउंड्री होगी। तो अगर हम बाउंड्री पे देखें तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंटरप्ट हो रही है एट द सरफेस। क्लियर। तो ये इनफाइनाइट डायरेक्शंस तक, अगर 3 डायमेंशन तक हम इसका इन्फ्लुएंस कंसीडर करें तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं हो सकती पोटेंशियल एनर्जी की। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने निगलेक्ट किया और एक्सप्लेन नहीं कर पाया अबाउट कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स में। आप यहाँ से देखिए कि इस फिगर को इस तरह कैसे प्लॉट किया हुआ है, ये क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर हम यहाँ पीरियोडिक अरेंजमेंट ले लें कि सपोज ये क्या है, लेटिस पॉइंट्स हैं जिस पर एटम प्लेस्ड हैं और इन एटम्स पर हैवी क्या है, न्यूक्लियस हैवीली चार्ज है। तो ये पॉजिटिव आयन कोर्स ले लें और इसके इलेक्ट्रॉन फ्री अगर कंसीडर करें तो ये पॉजिटिव आयन कोर्स क्या है, पीरियोडिकली अरेंज्ड हैं एट लैटिस पॉइंट्स। तो आप यहाँ से देखिए कि अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा नेगेटिव होगी। तो उस नेगेटिव को क्या है, कैसी किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, विद डिक्रीज। क्लियर। मतलब जितना डिस्टेंस कम होगा आयन में और इलेक्ट्रॉन में, पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही नेगेटिव होगी। और जैसे जैसे इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट। उसके बाद जैसे जैसे फिर से अगर आप दूसरी देखें, इस कोर का इन्फ्लुएंस देखिए तो इस कोर के इन्फ्लुएंस से भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो कुछ इस टाइप का कर्व आएगा। क्लियर। अगर हम इसे प्रॉपरली एक पर्टिकुलर 2 के लिए लिखें तो ये क्या किस तरह से आएगी, ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व इस तरह से, और इसके कारण इस पॉजिटिव कोर के कारण इस तरह से। और अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट प्लॉट करें तो ये रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आएगा। क्लियर। तो इस रिजल्टेंट को यहाँ शो किया हुआ है कि किस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन सपोज इस डायरेक्शन से देखें हम तो इस पॉजिटिव की वजह से जैसे जैसे डिस्टेंस डिक्रीज होगा पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, इसकी वजह से ये नेगेटिव होगी। तो इनका अगर हम रिजल्टेंट प्लॉट करें तो वो कुछ इस तरह से आएगी। क्लियर। और ये पोटेंशियल एनर्जी इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ शो की हुई है, मीन्स ये क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर। तो ये क्या है, अबाउट जितनी इंट्रोडक्शन दी हुई है, दिस इज़ अबाउट फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी और उसके फेलियर की क्यों ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया प्रॉपर बैंड्स को कि क्यों एनर्जी बैंड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो उन्होंने प्रैक्टिकल कुछ रिजल्ट्स फर्दर मिले थे। अगर हम पीरियोडिक पोटेंशियल को कंसीडर करें कि जिससे हमें ये पता लगा कि मटेरियल्स में क्या है, एनर्जी बैंड्स होते हैं, कि सभी एनर्जी वैल्यूज़ इलेक्ट्रॉन की अलाउड नहीं है। और इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन कैसा होगा, पीरियोडिक वेव फंक्शन होगा, और किस पे डिपेंड करेगा, के पर। क्लियर। तो उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि अगर हम क्या कंसीडर करें, इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली फ्री कंसीडर करें कि वो पॉजिटिव आयन कोर्स के इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो उस केस में एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास कितनी होगी, E=h² k²/2m। क्लियर। और अगर हम इसे प्लॉट करें के रिस्पेक्ट में तो ये एनर्जी किस शेप की आएगी, इस तरह से पैराबोलिक शेप की आएगी। ये पैराबोलिक शेप क्या शो करती है कि इस डायरेक्शन में के वैल्यूज़ हैं और इस डायरेक्शन में एनर्जी है। और ये पैराबोला क्या शो कर रहा है कि एनर्जी की कोई भी वैल्यू हो सकती है इलेक्ट्रॉन की।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है अकॉर्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये डायग्राम क्या एक्सप्लेन करती है कि एनर्जी बैंड्स एग्जिस्ट नहीं करते, और बट एक्चुअल में अगर देखें तो मटेरियल में एनर्जी बैंड एग्जिस्ट करते हैं, जिससे फर्दर नेक्स्ट मॉडल दिया गया जिसने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की और डिस्टिंग्विश किया कि किस तरह से कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर एक दूसरे से डिफरेंट हैं और बैंड गैप किस तरह से एग्जिस्ट करता है। क्लियर। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ने किस तरह से मेटेलिक बिहेवियर को एक्सप्लेन किया और बताया कि जो मटेरियल्स हैं उनमें बैंड गैप एग्जिस्ट कर रहा है और हम उन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दैट दिस इज़ इंसुलेटर, दिस इज़ सेमीकंडक्टर, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ दैट बैंड गैप। क्लियर। और इन बैंड गैप के इन जो इस तरह से बैंड फॉर्म हो रहे हैं, इन बैंड्स के बीच में गैप है और इस गैप को क्या बोलते हैं, फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप का क्या मतलब है कि ये एक पर्टिकुलर ये एनर्जी वैल्यू है इस रेंज में कि जो वैल्यू इलेक्ट्रॉन की नहीं हो सकती। बट अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है कि बैंड गैप एग्जिस्ट ही नहीं करता, मीन्स कोई फॉरबिडन बैंड गैप एग्जिस्ट नहीं करता और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ भी हो सकती है। तो अगर हम इसे प्लॉट करें तो ये कैसा आ रहा है, पैराबोलिक शेप आ रही है। तो अब नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है। नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन सॉलिड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स ड्रूड ने कंसीडर किए कि कम्प्लीटली फ्री हैं और उनका पॉजिटिव आयन कोर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो उन्होंने ये बताया कि ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, पॉजिटिव आयन कोर्स के साथ बाउंड है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन भी है। क्लियर। इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन को इग्नोर किया और उन्होंने ये कंसीडर किया कि नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, आयनिक पोटेंशियल की वजह से स्लाइटली परटर्ब्ड है। मींस कि जो यहाँ पॉजिटिव आयन कोर प्रेजेंट है इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर पॉजिटिव आयन कोर का इन्फ्लुएंस है। बट इस मॉडल में उन्होंने इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन को निगलेक्ट कर दिया। ठीक है। तो उन्होंने इस बेसिस पर कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने यहाँ से देखा कि जो कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को ड्रूड ने ये एक्सप्लेन किया कि इन पर पॉजिटिव आयन कोर्स का भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। बट नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर पॉजिटिव आयन कोर्स का इन्फ्लुएंस है किस पर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर, और उनकी पोटेंशियल की वजह से इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, परटर्ब हो जाती है। मीन्स कि ये कोई भी एनर्जी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, कि कोई भी आर्बिट्रेरी एनर्जी वैल्यू पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन के लिए इन सॉलिड्स। क्लियर। तो अगर हम अलाउड एनर्जी वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन लिखें किसके लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के लिए। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल का मतलब क्या है कि एनर्जी जीरो से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है। तो इसी तरह जीरो से इन्फिनिटी हमने यहाँ शो भी किया। तो अगर हम इस इक्वेशन को 3 डायमेंशन में लिखें, यहाँ देखिए ये k की वैल्यू को 3 डायमेंशन में लिखें तो kx, ky और kz आ जाएगा। तो ये kx, ky, kz की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। बट अगर सपोज हम सॉलिड को ऐसा कंसीडर करें कि जो क्यूबिक शेप में हो, तो क्यूब के जो फेसेस या जो बाउंड्री होंगी वो क्या होंगी, इस k वैल्यूज़ की लिमिट होंगी। तो यहाँ से kx कहाँ तक वेरी कर सकता है, 0 to 2π/L। मीन्स जितनी उस पर्टिकुलर क्यूबिक सिस्टम की हम क्या ले रहे हैं, डायमेंशन ले रहे हैं। क्लियर। तो अगर हम यहाँ से फर्दर इस फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन मेंशन करें तो ये किस तरह से होगा, कुछ प्लेन वेव टाइप का वेव फंक्शन होगा। आपने इसके बारे में क्वांटम मैकेनिक्स में भी स्टडी किया होगा। तो यहाँ से अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन सब्स्टिट्यूट करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन किस तरह से होगा, दिस विल बी आयटा e⁻ k डॉट r। This is k vector and this is r vector and this is dot product. So don't get confused that this is multiplication. It is e⁻ k vector dot r vector. क्लियर। तो यहाँ से उन्होंने नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ने इस वेव फंक्शन पर फर्दर ये एक्सप्लेन किया कि नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल्स कहता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स किसके इन्फ्लुएंस में है, आयनिक पोटेंशियल मीन्स पॉजिटिव आयन कोर्स के इन्फ्लुएंस में है और ये अपने पेरेंट एटम के साथ बाउंड है और ये टोटली सॉलिड्स में फ्री मूव नहीं हो सकते। तो यहाँ से उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन्स की रिफ्लेक्शन हो रही है। जिस तरह से आपने देखी जब हमने ब्रिलियंट जोन स्टडी किया था तो हमने वहाँ ब्रिलियंट जोन बाउंड्रीज बनाई थी और ब्रिलियंट जोन भी बनाया था, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन, सेकेंड ब्रिलियंट जोन, और हमने ब्रैग्स रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी किया था फॉर एक्सरेज।
तो अगर हम सेम कंसेप्ट को उन एक्सरेज के कंसेप्ट को अगर यहाँ हम इलेक्ट्रॉन पर लगाएं तो जो ब्रिलियंट जोन बाउंड्रीज हैं, जिस तरह से ब्रिलियंट जोन बाउंड्रीज पे एक्सरेज रिफ्लेक्शन शो कर रही थी, सिमिलरली ब्रिलियंट जोन बाउंड्रीज पर इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो अगर इस बाउंड्री पे आके इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट कर जाएगा तो इट मीन्स इससे फर्दर वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के पास वो एनर्जी वैल्यू पॉसिबल हो। तो यहाँ से देखिए इस डायग्राम को, ये डायग्राम किसके लिए है? नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के लिए। तो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर ये फर्स्ट ब्रिलियंट जोन है और ये फर्स्ट ब्रिलियंट जोन की बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री पर क्या है? डिसकंटिन्यूटी है कि इलेक्ट्रॉन इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा और इसके बाद की जो एनर्जी वैल्यूज़ होंगी ये इलेक्ट्रॉन की पॉसिबल नहीं है। इसके बाद जब आप सेकेंड बैंड में स्टार्ट करेंगे तो यहाँ सेकेंड बैंड और फर्स्ट बैंड के बीच में एक गैप है। ये गैप क्या इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस बैंड गैप में जो वैल्यूज़ लाई कर रही हैं उसके इक्वल नहीं हो सकती। तो ये क्या है? दिस इज़ फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। और ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है? ये किसने एक्सप्लेन किया? नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ने। और ये बताया कि इलेक्ट्रॉन की 0 से इनफाइनाइट तक एनर्जी पॉसिबल नहीं है। उनकी ब्रिलियंट जोन बाउंड्रीज पर इलेक्ट्रॉन ब्रैग्स रिफ्लेक्शन शो करता है जिसके कारण बैंड गैप एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर? तो इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया, बट नियरली इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। क्लियर? और ये बताया कि ब्रैग्स रिफ्लेक्शन के कारण कि इलेक्ट्रॉन वेव जो है क्रिस्टल्स में वो ब्रैग रिफ्लेक्शन शो कर रही है ब्रिलियंट जोन बाउंड्रीज पर, जिसके कारण बैंड गैप एग्जिस्ट करता है। क्लियर? तो उन्होंने इस ब्रैग्स रिफ्लेक्शन के बेसिस पर फर्दर एक्सप्लेन किया। देखिए ब्रैग्स कंडीशन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए यहाँ जब हमने ब्रैग्स लॉ रेसिप्रोकल लैटिस में एक्सप्लेन किया था तो आपने देखा था दैट के वेक्टर इज इक्वल टू के वेक्टर डॉट था, जब हमने एवोल्ड्स कंस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी किया था। तो आप यहाँ से इस इक्वेशन को देखिए, दिस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू के प्लस के जी स्क्वायर था। तो अगर इस इक्वेशन से फर्दर हम ब्रैग्स लॉ एक्सप्लेन करें रेसिप्रोकल लैटिस में तो ये किसके इक्वल था? 2k डॉट जी प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो इस वैल्यू को रीअरेंज करें तो हम यहाँ पर भी क्या हो रहा है? ब्रैग्स रिफ्लेक्शन हो रही है इलेक्ट्रॉन वेव की एट द ब्रिलियंट जोन बाउंड्रीज। तो हमने यहाँ से क्या ले लिया? ब्रैग्स लॉ लिखा कि इन रेसिप्रोकल लैटिस। तो ये जो इक्वेशन आ रही है वो इस पॉइंट से आ रही है। क्लियर? तो आप इसे लिखिए, यहाँ से k की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? दिस विल बी प्लस माइनस हाफ g के इक्वल। और जो किसके इक्वल होगा कि यहाँ ब्रिलियंट जोन बाउंड्री g क्या है? g वैल्यू अगर आप यहाँ से देखिए, हमने एवोल्ड स्फीयर्स में भी देखा था कि जो ये वेक्टर था ये ये क्या है? g वेक्टर एक्सप्लेन करता है विच इज़ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। और दिस रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जहाँ एंड होगा वहाँ पर क्या होगी? ब्रिलियंट जोन बाउंड्री होगी। जैसे कि अगर हम सपोज ये सेंटर कंसीडर करें तो ये फर्स्ट ब्रिलियंट जोन है। तो इस फर्स्ट ब्रिलियंट जोन से अगर हम वेक्टर प्लॉट कर रहे हैं ये वेक्टर, तो ये वेक्टर यहाँ बाउंड्री पर जहाँ ख़त्म हो रहा है ये जी वेक्टर है और ये जी वेक्टर किस पे एंड होगा? इस फर्स्ट ब्रिलियंट जोन की बाउंड्री पे। तो इस तरह से जी वेक्टर की जो लेंथ होगी दैट विल बी एट द बाउंड्री ऑफ ब्रिलियंट जोन। क्लियर? तो अगर एन की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ प्लस माइनस 1 प्लस माइनस पाई बाय ए आ जाएगा। एन पाई बाय ए 2 पुट करेंगे तो 2 पाई बाय ए की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से हम देखें इलेक्ट्रॉन वेव की फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहाँ होगी? एट फर्स्ट एनर्जी गैप विच इज़ एट द के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन पाई बाय ए की इक्वल होगी। क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट ब्रिलियंट जोन आ जाएगा। फर्स्ट ब्रिलियंट जोन विल बी फ्रॉम माइनस पाई बाय ए टू प्लस पाई बाय ए, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वैल्यूज़ हैं वो इसके इनसाइड लाई करेंगी। और इलेक्ट्रॉन की रिफ्लेक्शन कहाँ होगी? एट द ब्रिलियंट जोन बाउंड्रीज। क्लियर? तो अगर वेव फंक्शन यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा बाउंड्री से, मींस के की वैल्यू क्या हो सकती है? प्लस माइनस पाई बाय ए फॉर एन इज इक्वल टू 1। तो वेव फंक्शन क्या होगा इलेक्ट्रॉन के साथ? इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव फंक्शन अब एसोसिएटेड है दैट इज़ नॉट ट्रैवलिंग टाइप वेव फंक्शन। तो ये वेव फंक्शन ई रेज़ टू पावर आयटा पाई एक्स बाय ए भी हो सकता है और माइनस आयटा पाई एक्स बाय ए भी पॉसिबल है। तो इन दो सॉल्यूशन से हम क्या लिख सकते हैं? वेव इक्वेशन लिख सकते हैं।
क्लियर। तो ये वेव इक्वेशन क्या होगी, प्लस के लिए और माइनस के लिए। प्लस के लिए लिखेंगे तो फर्स्ट ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से होगी, तो अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो साई प्लस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो साई माइनस। क्लियर। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, वेव फंक्शन लिख सकते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन कि जो ब्रिलियंट जोन बाउंड्री से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसे आप करेक्ट कीजिए, ये इस इक्वेशन को, ये यहाँ पर क्या है, दिस इज़ 2/a अंडर रूट कोस पाई x ओवर में a, और इसे भी करेक्ट कीजिए, दिस इज़ 2/a अंडर रूट साइन पाई x ओवर में a। क्लियर। एंड ऑल्सो देयर इज़ ए आयटा। क्लियर। तो यहाँ से देखिए कि बैंड गैप का ओरिजिन क्या है। अब हमारे पास पॉजिटिव वेव फंक्शन भी है और नेगेटिव वेव फंक्शन भी है। तो अगर इस वेव फंक्शन से हम प्रोबेबिलिटी निकालें इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपने क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी किया होगा दैट कि अगर हम साई का मोड लें, दिस डिफाइंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट पार्टिकल। तो अगर प्रोबेबिलिटी साई रो से निकालें तो यहाँ से साई प्लस का मोड स्क्वायर हमें क्या दे देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल विच हैव वेव फंक्शन साई प्लस। क्लियर। इसी तरह अगर हम साई माइनस की प्रोबेबिलिटी निकालें तो ये क्या हो जाएगी, साई माइनस मोड स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर पाई x बाई ए, प्रोपोर्शनल आएगी इस टर्म के। आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कीजिए, सपोज अगर इन्हें मल्टीप्लाई करें, यहाँ आयटा की टर्म नहीं है तो ये क्या आ जाएगा, 2/a कोस स्क्वायर पाई x ओवर में a स्क्वायर। देखिए ये टर्म क्या है, अंडर रूट 2/a कोस पाई x ओवर में a। तो अगर इसके मोड का स्क्वायर करें तो हमारे पास 2/a कोस स्क्वायर पाई x ओवर में a आ जाएगा। मींस प्रोबेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगी, ये कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ से कोस स्क्वायर पाई x ओवर में a के प्रोपोर्शनल होगी फॉर पॉजिटिव वेव फंक्शन। क्लियर। तो इसी तरह हम नेगेटिव वेव फंक्शन के लिए भी प्रोबेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को अगर हम प्लॉट करें, आप देखिए पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी कोस वेरिएशन है और नेगेटिव प्रोबेबिलिटी साइन वेरिएशन है। तो यहाँ से जो डार्क वेव शो की हुई है, दिस डार्क वेव इज़ फॉर द पॉजिटिव वेरिएशन, पॉजिटिव डेंसिटी, एंड दिस डॉटेड रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव, and this complete represent the traveling wave within the zone boundary. Clear? तो यहाँ से आप देखिए कि अगर हम इसे प्लॉट करें फर्स्ट प्लस के लिए, तो यहाँ से इस तरह से इसकी वेरिएशन आएगी। तो आप देखिए इसकी जो पॉइंट्स मिनिमम वैल्यू है वो कोर्स के बीच में आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू एट कोर आ रही है। क्लियर। इसी तरह अगर हम साई नेगेटिव की बात करें तो साई नेगेटिव की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इस साई पॉजिटिव से अपोजिट है। जहाँ साई पॉजिटिव मिनिमम है वहाँ साई नेगेटिव मैक्सिमम है, और जहाँ साई पॉजिटिव मैक्सिमम है वहाँ साई नेगेटिव मिनिमम है। क्लियर। तो हम किस तरह से, ये यहाँ देखिए ये आयन कोर्स शो की हुई हैं, पॉजिटिव आयन कोर्स, और यहाँ ये पोटेंशियल शो किया हुआ है कि किस तरह से ये पोटेंशियल वेरी कर रहा है, और यहाँ ए क्या है, लैटिस कांस्टेंट है। क्लियर। और यहाँ पर पॉजिटिव डेंसिटी और नेगेटिव डेंसिटी किस तरह वेरी करेगी, एक दूसरे के अपोजिट वेरी कर रही है कि यहाँ आयन कोर पर ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है, और अगर हम साई पॉजिटिव की बात करें तो आयन कोर्स के मिड वे में साई पॉजिटिव की वैल्यू मिनिमम है, और एट आयन कोर ये साई पॉजिटिव क्या है, मैक्सिमम है। क्लियर। तो यहाँ से हम x की वैल्यू वेरी कर सकते हैं फ्रॉम 0a to a एंड सो ऑन। सिमिलरली हेयर x वेरीज फ्रॉम 0a to a एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ से आप देखिए ये किसके लिए वेव फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन इज समवट मिड वे बिटवीन दीज आयन कोर्स। यहाँ से अगर हम इसके लिए साइन नेगेटिव के लिए देख रहे हैं, क्लियर। अगर स्टैंडिंग वेव इस तरह से है तो इन मिड वे दिस इज मिनिमम एंड एट द कोर दिस इज मैक्सिमम। और इसी तरह अगर हम पॉजिटिव के लिए देखें तो ये क्या है, अपोजिट है। क्लियर। सो ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, द टू वेव्स हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज स्टैंडिंग वेव्स
प्लस एंड माइनस पाइल अप इलेक्ट्रॉन एट डिफरेंट रीजन इन द लैटिस। इसका क्या मीनिंग है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए ये वेव फंक्शन लिखें और ये वेव फंक्शन लिखें तो इन दोनों वेव फंक्शन के लिए स्टैंडिंग वेव डिफरेंट है, और इस स्टैंडिंग वेव को अगर प्लॉट करें तो मिनिमम और मैक्सिमम अलग अलग आ रही हैं। इसका मतलब क्या है, दीज पाइल अप इलेक्ट्रॉन्स एट डिफरेंट रीजन इन लैटिस, कि ये इस लैटिस में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट रीजन पे आयन कोर के साथ पाइल अप हो रहा है। अगर पॉजिटिव का केस है तो यहाँ मिनिमम है और आयन कोर पर मैक्सिमम है, और अगर नेगेटिव स्टैंडिंग वेव फंक्शन है तो उस केस में आयन कोर पर वैल्यू मिनिमम है और बिटवीन आयन कोर्स ये वैल्यू मैक्सिमम है। तो यहाँ से क्या एक्सप्लेन कर रहा है दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम बिटवीन टू आयंस एंड द मिनिमम एट द पोजीशन ऑफ इन बिटवीन दीज टू आयंस। क्लियर? क्लियर? सो इस तरह से इस साई पॉजिटिव मींस पॉजिटिव डेंसिटी और नेगेटिव डेंसिटी के बीच में जो ये डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ दोनों में मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट डिफरेंट पोजीशन पे हैं, तो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल एक्सप्लेन कर रहा है कि यही रीज़न है जिसके कारण मटेरियल्स में एनर्जी बैंड गैप एग्जिस्ट करता है। क्लियर? बट अगर हम नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल को देखें तो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ने ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पर बैंड गैप एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल की बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में एनर्जी बैंड गैप एग्जिस्ट नहीं करता और इलेक्ट्रॉन की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। बट इस मॉडल की डिसएडवांटेज क्या थी कि इस यहाँ अगर हम मटेरियल में पीरियोडिसिटी की बात करें तो ये पीरियोडिसिटी को इग्नोर किया गया। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए फर्दर ब्लॉक्स ने एक थ्योरम दी थी जिसके थ्रू उन्होंने वेव फंक्शन जो हमने सॉल्यूशन एक्सप्लेन किया है कि ये इलेक्ट्रॉन के साथ वेव फंक्शन एसोसिएटेड है, इस वेव फंक्शन के साथ पीरियोडिसिटी टर्म को एक्सप्लेन नहीं किया। पीरियोडिसिटी का क्या मतलब है कि आप देखिए यहाँ से ये पॉजिटिव आयन कोर्स हैं यहाँ। क्लियर? और अगर इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव आयन कोर्स के मिड वे में या कहीं पर भी प्रेजेंट है तो आप देखिए ये पॉजिटिव है, सपोज इस डायरेक्शन से आ रहा है तो यहाँ क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, फिर अट्रैक्शन कम हो जाएगी, फिर से अट्रैक्शन इंक्रीज होगी। तो एक तरह से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पीरियोडिक पोटेंशियल के बीच में लाई कर रहा है, मींस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने के बाद फिर से अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है और फिर पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने के बाद ये अट्रैक्शन ज़ीरो हो रही है। जैसे कि अगर हम इस साई पॉजिटिव की बात करें तो अगर ये आयन कोर के पास में है तो यहाँ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, मींस पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। लेकिन अगर इन बिटवीन आयन कोर्स के बीच की इन बिटवीन आयन कोर्स की बात कर आयन इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की बात करें बिटवीन आयन कोर्स तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। तो इसको अगर सभी लैटिस पॉइंट्स के लिए प्लॉट करें तो एक तरह से ये इलेक्ट्रॉन एक पीरियोडिक पोटेंशियल में लाई कर रहा है कि जो क्या कर रहा है एक पर्टिकुलर डायमेंशन में क्या कर रहा है, एक खुद को रिपीट कर रहा है कि यहाँ इनके बीच में लैटिस पॉइंट क्या है, लैटिस डिस्टेंस कितना है, ए है, मींस हर ए डिस्टेंस के बाद एक पॉजिटिव कोर है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव एसोसिएटेड होगी वो भी क्या होगी, पीरियोडिक वेव होगी। जबकि हमने नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन लिखा है वो प्लेन वेव लिखा है जहाँ पीरियोडिसिटी की बात नहीं की गई। तो ब्लॉक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन के साथ पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन किया कि ये वेव फंक्शन है, इसके साथ इस इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन की पीरियोडिसिटी भी होगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी कांस्टेंट पोटेंशियल V नोट में अगर लाई कर रहा है तो वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन इसके इक्वल होती है। आप सबने क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी कर रखा है। तो इस वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, प्लेन वेव होगी। और अगर हम इस पोटेंशियल से फर्दर एनर्जी निकाले तो ये h²k²/2m है। ये किस केस में है, जब इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के थ्रू आप एक्सप्लेन कर रहे हो। क्लियर? अब फर्दर इस पीरियोडिक पोटेंशियल को अगर हम एक्सप्लेन करें तो पीरियोडिक यहाँ कांस्टेंट पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल पोजीशन पे भी डिपेंड कर रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर कहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस पोजीशन पे है या इस पोजीशन पे है, तो पोटेंशियल दोनों में डिफरेंट है। तो कोरस्पॉन्डिंगली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी डिफरेंट होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो पोटेंशियल एक्सर्ट हो रहा है वो पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ने एक कॉन्स्टेंट पोटेंशियल की बात की जो V नोट के इक्वल था।
तो यहाँ उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसे पोटेंशियल में है जो पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, और इस श्रोडिंगर इक्वेशन को उन्होंने फिर से लिखा इस तरह से कि ये E इज इक्वल टू माइनस वी एक्स है। यहाँ पर जो पोटेंशियल है दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, और ये पोटेंशियल खुद को पोजीशन में रिपीट भी कर रहा है। किस तरह से रिपीट कर रहा है कि एवरी आफ्टर ट्रैवलिंग एवरी ए डिस्टेंस पोटेंशियल की वैल्यू सेम आ रही है। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देखिए कि यहाँ से लेके अगर हम यहाँ तक जाएं तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल इस पे, ये भी मैक्सिमम पोटेंशियल, मींस हर ए डिस्टेंस के बाद ये वैल्यू खुद को रिपीट कर रही है। क्लियर। अब यहाँ पोटेंशियल पोजीशन पे डिपेंड है, और ये पोटेंशियल अगर हम एक्स में ए ऐड कर रहे हैं तो ये दोनों पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे। कि अगर आप लैटिस पॉइंट्स के अलोंग मूव करेंगे तो ये दोनों पोटेंशियल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उन्होंने इस पीरियोडिसिटी की बात की कि पोटेंशियल यहाँ पर क्या है, पीरियोडिक पोटेंशियल है। क्लियर। वी एक्स इज़ द पीरियोडिक पोटेंशियल विद पीरियड इक्वल टू द लैटिस कांस्टेंट। जितना लैटिस कांस्टेंट होगा उतनी ही उस पोटेंशियल की पीरियोडिसिटी होगी। तो उन्होंने ब्लॉक्स थ्योरम के थ्रू इस वेव फंक्शन को एक्सप्लेन किया, और एक टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई की कि जो क्या एक्सप्लेन करेगी, इसकी पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन करेगी, इस पोटेंशियल की पीरियोडिसिटी को। और ये फंक्शन क्या है, दिस इज यू के एक्स विच इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर ईच लैटिस कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर ये पोटेंशियल पीरियोडिक है तो ये फंक्शन भी पीरियोडिक है, तो इसकी पीरियोडिसिटी भी क्या होगी, जो पोटेंशियल की पीरियोडिसिटी है, दैट इज़ यू के एक्स प्लस में ए। क्लियर। तो इस तरह से यू के यहाँ पर क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन वेव किस तरह से है, एक पीरियोडिक वेव है। क्लियर। सो यू के सिग्निफिकेंटली डिपेंड अपॉन द वेव वेक्टर, एंड के रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज़ वेव प्रोपेगेशन वेक्टर। Clear. So here the wave function may be expressed as product of this traveling wave into periodicity of that wave function. Clear. Here this is a periodic function with periodicity of crystal lattice, means जितनी crystal lattice की periodicity होगी correspondingly इलेक्ट्रॉन का wave function भी उस तरह से periodicity होगी. So this is the Bloch's theorem. So अब next वीडियो में हम क्रोनी एंड पेनी मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, कि जिसमें हम इस पोटेंशियल को एज ए पीरियोडिक पोटेंशियल कंसीडर करके फर्दर बैंड थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से सॉलिड्स में बैंड्स एग्जिस्ट करते हैं।